टुडे वी आर डीलिंग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS जो CRPC की जगह है जो है वो रिप्लेस हुआ है, उस एक्ट को हम डील कर रहे हैं। बेसिकली मैं इस वीडियो के अंदर इम्पोर्टेंट जो चेंज आया है वो और जो इम्पोर्टेंट MCQs बनते हैं वो डील करूंगी और थोड़ा थोड़ा समझाने की भी कोशिश करूंगी कि कौन सा प्रोविजन जो है वो क्या बोल रहा है। और कुछ मेजर टर्म्स हैं वो हर बार MCQs में हम गलत करते तो वो मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट करूंगी कि कौन कौन सी है। बट अगर एक स्पेसिफिक वीडियो आपको चाहिए हो जो मैं बिल्कुल शुरू से लेके BNS को मतलब लास्ट तक डील करूं, हर एक सेक्शन, हर एक प्रोविजन, हर एक सब सेक्शन क्लोज, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्योंकि मैं खुद क्लियर नहीं हूँ कि आपको पूरी वीडियोस चाहिए होती है लाइक हर एक चीज़ की, या फिर मतलब मेन मेन जो चीज़ें होती है जिसमें हमें कन्फ्यूजन होती है वो चाहिए होती है। सो मैं एक बार मेरे आइडिया के अकॉर्डिंग स्टार्ट करती हूँ, अगर आपको किसी और चीज़ के रिगार्डिंग भी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। सो बेसिकली जो BNSS है 2023 का एक्ट है और जो प्रेसिडेंट ने मतलब असेंट दी थी वो 25 दिसंबर 2023 को दी थी। उसके अलावा जो BNS की प्रेम्बल है वो कंसोलिडेट एंड अमेंड है। ये भी कहीं जगह आप पूछ लेते कि कंसोलिडेट एंड अमेंड है या फिर क्या है। प्रेसिडेंट असेंट जो है वो 25 दिसंबर 2023 है। एक्ट नंबर जो है वो 46 है। बेसिकली मैं यहाँ पे MCQs भी डील कर रही हूँ जो बनते हैं, ताकि मैं अगर थोड़ा सा एक वीडियो में बताऊँ 15 एक सेक्शंस के रिगार्डिंग तो आपको आगे वाले सेक्शंस का पता हो। सो दिस एक्ट विल बी कॉल्ड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और एक जो मेन चेंज जो है BNS और CRPC के अंदर आया है वो ये है कि जो चैप्टर नंबर थे, पहले चैप्टर नंबर कुछ और थे, अब चैप्टर नंबर जो कुछ और हो गए हैं। जो चैप्टर नंबर अब है वो है चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12 जो है CRPC की, वो नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया जो है उस पर भी अप्लाई होंगे। ऑल ओवर पूरी की पूरी जो मतलब संहिता है वो इन दोनों के ऊपर अप्लाई नहीं होगी, बट चैप्टर नंबर 9, 11 एंड 12 जो है वो इनके ऊपर भी अप्लाई होंगे। व्हाट डज ट्राइबल एरिया मीन, ये मैंने मेरी CRPC की पहली वाली वीडियो में डिफाइन किया हुआ है, सो इसमें ना कोई चेंज आया तो मैं ये रिपीट नहीं करूंगी। उसके बाद हम आते हैं डेफिनेशन पार्ट के ऊपर। डेफिनेशन पार्ट के अंदर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो है ये वाली डेफिनेशन न्यू ऐड हुई है, बट डेफिनेशन बिल्कुल ईजी है। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सबको पता है कि मीन्स शेल इंक्लूड यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द पर्पज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी इंक्लूड हो गया। देन रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस के लिए हमने कोई रिकॉर्डिंग करी है, सर्च कर रहे हैं हम किसी घर के अंदर कुछ लाइक कुछ भी हम सर्च कर रहे हैं तो हमने उसकी रिकॉर्डिंग करी है, सीजर कर रही है पुलिस तो उसकी रिकॉर्डिंग करी है, और एविडेंस कुछ भी रिकॉर्ड मतलब ढूंढ रहे हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग करी है। तो जो भी है मतलब सब कुछ हमने रिकॉर्डिंग करी है, या फिर किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू हमने कुछ भी रिकॉर्ड करने की या कुछ ट्रांसमिट करने की कोशिश करी है, तो वो सब कुछ जो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के अंदर इंक्लूड होता है। जो पीछे वाला एक्ट था वो उसके अंदर हमने देखा था कि जो बेल के प्रोविजन थे वो पूरे डिफाइन किए हुए थे, बट वहां पे बेल की डेफिनेशन नहीं दी हुई थी। तो जो हमारा न्यू एक्ट अब आया उन्होंने इसमें बेल की जो डेफिनेशन है वो 2B के अंदर बेल की डेफिनेशन दी है। बेल, सबको पता है कि बेल मीन्स रिलीज ऑफ ए पर्सन। अब पर्सन कौन है? पर्सन अक्यूज्ड भी हो सकता है, मतलब कोई पर्सन है वो अक्यूज्ड है, मतलब उसको हमने बेल दिया, ये भी हो सकता है। और पर्सन सस्पेक्टेड है, वो अक्यूज्ड नहीं है, अभी तक प्रूव नहीं हुआ कि उसने ऑफेंस किया है या नहीं किया है, सिर्फ वो सस्पेक्टेड है उस केस के अंदर, तो उसको भी बेल मिल सकती है। मतलब कई बार हमें ये बेल पैरोल वाले ऑप्शंस में हमें कंफ्यूजन होती थी कि बेल किन को मिलती है। बेल अक्यूज्ड को भी मिल सकती है और बेल सस्पेक्टेड पर्सन को भी मिल सकती है। कहाँ से? फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ, ठीक है। और फिर सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि बेल कोर्ट देती है या पुलिस ऑफिसर देती है, तो इस डेफिनेशन के अंदर वो भी क्लैरिफाई किया गया है कि इम्पोज्ड बाय एन ऑफिसर और कोर्ट। ऑफिसर मींस पुलिस ऑफिसर, और कोर्ट मतलब कोर्ट के थ्रू भी बेल मिल सकती है और आपको पुलिस ऑफिसर के भी थ्रू बेल मिल सकती है। और बेल के लिए इन्होंने ये भी आगे क्लैरिफाई किया कि बेल जो है वो कैसे मिलेगी। बेल जो वो बॉन्ड के थ्रू भी मिल सकती है, आपने बॉन्ड जमा किया तो भी आपको बेल मिल सकती है, और अगर आपने बेल बॉन्ड दिया तो भी आपको बेल मिल सकती है। आगे हम 2D और 2E में ये सीखेंगे कि बेल बॉन्ड क्या होता है और बॉन्ड क्या होता है। इन्होंने ये दोनों डेफिनेशंस भी नहीं ऐड हुई है, सीधी सी यही है कि जो बेल बॉन्ड है वो विद सिक्योरिटी होता है, सॉरी श्योरिटी होता है कि कोई भी एक पर्सन आपकी श्योरिटी लेते हैं कि हाँ ये कल को जो बंदा है जब भी कोर्ट बुलाएगी ये आ जाएगा।
जो बॉन्ड है वो विदाउट श्योरिटी होता है, क्योंकि विदाउट श्योरिटी होता है इसलिए ये एक पर्सनल अंडरटेकिंग होती है। अब जो पर्सन है वो खुद ही अपनी पर्सनल अंडरटेकिंग करके देता है कि हाँ मैं कल को आ जाऊंगा, वो विदाउट श्योरिटी होती है। बट जो बेल बॉन्ड है वो विद श्योरिटी होता है। और हमने ये कंफ्यूजन यहीं पे क्लियर कर लिया कि जो बेल है उसमें दोनों चीजों से ही हमें बेल मिल सकती है, बॉन्ड से भी मिल सकती है और बेल बॉन्ड से भी मिल सकती है। वो डिपेंड करता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट और डिस्क्रिप्शन ऑफ द पुलिस ऑफिसर कि वो आपकी किस चीज से मानते हैं। मतलब बॉन्ड से भी हो सकता है वो मान जाए, हो सकता है वो बेल बॉन्ड से माने। जो 2C है वो सेम डेफिनेशन है बेलेबल ऑफेंस की, पहले 2B में थी अब ये 2C में हो गया है क्योंकि 2B में अब बेल आ गया है। डी और ई बेल बॉन्ड और बेल बॉन्ड एंड 2E बॉन्ड, ये दोनों डेफिनेशंस नहीं है जो हमने डील कर लिया है। कोग्निजेबल ऑफेंस जो है वो सेम डेफिनेशन है, बट ऑब्वियसली जब आप बीच में कोई नए सेक्शंस आ रहे हैं तो डेफिनेशन का नंबर जो वो चेंज होगा। तो 2G मैं इसमें ये भी बताऊंगी कि कैसे थोड़ी बहुत इन डेफिनेशंस को हम याद कर सकते हैं, नंबरिंग को, जो मेरी तरफ से मैंने कोशिश करी है। एक जो डिफरेंस मैंने नोट किया है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक जो कम्युनिकेशन है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम दिया गया है, मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई करेगी वो चीजें और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में ऐड हो जाएगी। बट जो हमारी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की डेफिनेशन थी उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट को स्पेसिफाई किया हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट जो भी बोलेगी और इसके अंदर वही चीजें ऐड हो जाएगी। तो ये चीजें जो है एमसीक्यू में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेरी तो खुद की गलती हुई है, सो मेरे को पता है कि वो ऑप्शन में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ या कोई भी नहीं ऐसे करके डाल देंगे। और ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में स्टेट गवर्नमेंट है, बट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। सो ये ध्यान रखने वाली बात है। इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और जुडिशियल प्रोसीडिंग सेम डेफिनेशन है। तो अब मैं ये बता रही हूँ कि डेफिनेशन ये याद कैसे करना है, जैसे मैंने कैसे याद करी है। मतलब मुझे इस तरीके से इजी लगी है, बट आपके पास कोई और वे भी हो सकता है, अगर हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरे को जैसे याद हुई है मैं वो बता सकती हूँ अपना। बेसिकली जैसे जो मतलब मुझे ऐसे याद हुई है जो कोग्निजेबल ऑफेंस है, कोग्निजेबल जी है तो 2Z से है। उसके बाद जैसे इंक्वायरी मैंने याद करी है कि 2K से है, और फिर मैंने यही याद किया कि इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और जुडिशियल प्रोसीडिंग तीनों लाइन में है तो K, L और M, ये इस तरीके से मैंने याद किया है। जो नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस है वो NONCOZO, मतलब O इसमें बहुत बार रिपीट हो रहा है तो 2O है। देन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में ऑफिसर R जो है वो लास्ट में आ रहा है तो 2R से है। इसी तरीके से पुलिस रिपोर्ट है, T लास्ट में आ रहा है तो 2T से है। और बस मतलब ये याद करने का तरीका ही आपको मे भी पसंद आए या ना आए, बट मुझे इस तरीके से याद हो गई है तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। पुलिस में अगर आपने कभी नोटिस किया तो वैसे POLIC ही होता है, बट कभी कभी हम वैसे ही मजाक में PULICE भी कर देते हैं, तो P मतलब यू मतलब 2U से, मैंने इस तरीके से ऐसे इसको याद किया है। और समन विक्टिम एंड वारंट केस को मैंने ऐसे ही याद किया क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट हमारे अल्फाबेट्स है वो है। तो फिर अगर लास्ट से हम शुरू करते हैं तो अगर जेड वारंट है तो वाई विक्टिम हो जाएगा, और जो 2X है वो समन केसेस हो जाएंगे। उसके अलावा जो कंप्लेंट है वो मैंने ऐसे याद किया कि मेरी फैमिली में जो एक पर्सन है उसका नेम H से स्टार्ट होता है, और आई ऑलवेज यूज टू कंप्लेंट हिम अबाउट माई लाइफ, लाइक ये है वो है मेरा ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो उसका नाम H से शुरू होता है, तो इसलिए मैंने कंप्लेंट करते रहते तो मैंने उस तरीके से याद किया कि H से कंप्लेंट है। और रही बात जो बेल, बेलेबल ऑफेंस, बेल बॉन्ड और बॉन्ड की, ये मैंने इसी तरीके से याद किया है कि 2B में बेल है, मतलब बी बेल और 2B और बी बेल है। फिर मैंने ऐसे याद किया कि बी से चार चीजें आती है, बेल है, फिर बेलेबल ऑफेंस है, फिर बेल बॉन्ड है और फिर बॉन्ड है। तो मैंने ऐसे लाइन सार करके ही याद किया इसको। A ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक में ये A से भी स्टार्ट हो रहा है और A से ही है, तो ये साफ साफ दिख भी रहा है। आगे जब भी मैं CRPC पढ़ती थी तो मुझे इस चीज में बड़ी कंफ्यूजन होती थी कि कहाँ पे आफ्टर द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट वर्ड यूज है। तो जो ये डेफिनेशन मतलब लाइक ये टेरिटोरियल डिवीजन बाकी कोर्ट्स की डेफिनेशन आती है उनके अंदर तीन जगह, एक मेन तीन जगह जो है आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट वर्ड यूज है।
फर्स्टली है कि स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अल्टर द लिमिट्स और द नंबर ऑफ सब डिवीजन डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन से, मतलब जो डिवीजन है हमारे डिस्ट्रिक्ट है मतलब उनकी नंबर और उनकी लिमिट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं, मतलब कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट इज रिक्वायर्ड। सेकेंडली कहाँ पे रिक्वायर्ड है, जब स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करना हो सब डिवीजन में और उनके लाइक लिमिट और नंबर में चेंज करना, तो भी कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर हम लॉजिक भी लगाएं तो जो भी हमारे डिवीजन है या फिर डिस्ट्रिक्ट है सब डिवीजन है उनमें कोर्ट्स है, अगर उनके नंबर बढ़ाने हैं उनके नंबर घटाने हैं उनका एरिया बढ़ाना है या घटाना है, तो इन सब चीज़ों के अंदर ऑब्वियसली हमें हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को हाई कोर्ट की कंसल्टेशन लेनी होगी, क्योंकि हाई कोर्ट कोर्ट्स का काम हाई कोर्ट के पास है, तो उनकी कंसल्टेशन तो ऑब्वियसली रिक्वायर्ड ही होगी। हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, बट नंबरिंग वाइज अगर मैं दिखूँ तो एक दो जगह तो यहाँ है और तीसरी जगह भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। थर्ड है वो ये रहा, सेक्शन 9 कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के अंदर दो जगह जो है विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट यूज हुआ है। फर्स्टली तो जो है वो ये रहा, इसमें यही है कि मान लो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्लास 1 और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्लास 2 की कोर्ट को एस्टेब्लिश करना है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट जो है वो नोटिफाई करेगी। ये बिल्कुल ईजी है समझने के लिए, जैसे हम जुडिशरी के एग्जाम्स दे रहे हैं तो उन एग्जाम्स में ऐसे ही होता है ना कि लाइक अगर हम पंजाब से हरियाणा से या फिर मान लो राजस्थान से कहीं से भी हम बिलोंग कर रहे हैं, तो उस स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो विद कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, लाइक अगर मैं हरियाणा का एग्जांपल लूँ बिकॉज हरियाणा के एग्जाम से भी चल रहे हैं एचजीएस का, तो हरियाणा की जो गवर्नमेंट है एचपीएससी की साइट पे जो है वो एडवर्टाइजमेंट आती है, बट वो जो एडवर्टाइजमेंट है वो विद कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट होती है कि हाई कोर्ट से पहले पूछा जाता है कितनी वैकेंसीज है क्या है सब कुछ, उन दोनों मतलब हाई कोर्ट और एचपीएससी दोनों की कंसल्टेशन होती है, दोनों की वो होती है, फिर जाके नोटिफिकेशन आती है, तो ये ऑब्वियसली बात कॉमन सेंस की भी है जो हमें सबको पता है, बट नंबरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार यहाँ यूज होता है। और एक और सेक्शन 9 के अंदर यूज होता है विद आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, जो है वो कब यूज होता है, जब मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट है उसको किसी भी लाइक एक स्पेशल कोर्ट बनाना है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्लास 1 का या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्लास 2 का किसी एक स्पेसिफिक केस के रिगार्डिंग, हो सकता है कि लाइक रेप केसेस के रिगार्डिंग बनाना हो या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केसेस के रिगार्डिंग बनाना हो, तो उन केसेस के अंदर जब भी स्टेट गवर्नमेंट को कोई स्पेसिफिक कोर्ट बनाना है कोई स्पेशल कोर्ट बनाना है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जेएम 1 को और जेएम 2 का, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी हाई कोर्ट की। अब हमारे माइंड में आएगा हमें ये लग रहा है कि लाइक सर ही सॉरी हर जगह आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट है, बट ये नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में देखा कि जो भी काम है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी बट विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट करेगी, बट अगर आप सेक्शन 8 जो अब सेशन कोर्ट का हो गया है उसमें अगर आप देखोगे, और ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता भी है और मोस्टली बच्चे इसको गलत भी करते हैं, कि स्टेट गवर्नमेंट शैल स्टैब्लिश ए कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी एवरी सेशन डिवीजन। यहाँ पर कहीं पर भी ये यूज नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट शैल स्टैब्लिश ए कोर्ट ऑफ सेशन विद द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट, मीन्स जो कोर्ट ऑफ सेशन है उसको स्टैब्लिश करने की पावर साफ साफ सीधी सीधी स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है, इसमें हाई कोर्ट का कोई रोल नहीं रखा गया है। स्टैब्लिश करने की पावर जो हाई कोर्ट को दी गई है, बट कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर सेशन जज जो होता है उसको अपॉइंट करने की पावर जो है वो हाई कोर्ट को दी गई है। तो यहाँ पे हम जो वो वर्ड हम बार बार रिपीट कर रहे थे कि विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, वो वर्ड नहीं आता, और एमसीक्यू में ये ही चीज बार बार पूछते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट में कोर्ट ऑफ सेशन में हमें एमसीक्यू में स्टेट गवर्नमेंट चूज करना होता है और अपॉइंटमेंट में हमें हाई कोर्ट चूज करना होता है। उसके अलावा जो सेक्शन 8 है जो अब कोर्ट ऑफ सेशन है उसमें एक इम्पोर्टेंट बात मतलब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है जो मैंने नोट किया है, मतलब मुझे लगा कि ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जब जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन का ऑफिस वैकेंट होता है, पूरी सीआरपी आई मीन बीएनएसएस के अंदर आपको दो वर्ड्स जरूर दिखेंगे, एक तो होता है वैकेंट और एक होता है इनएबिलिटी, लाइक एबिलिटी है इनएबिलिटी हो चुकी है, एक होता है वैकेंट। वैकेंट का मतलब होता है कि वो पोस्ट खाली हो चुकी है, उस केस के अंदर अगर कोर्ट ऑफ सेशन मतलब जो हमारा सेशन जज है उसकी पोस्ट अगर वैकेंट हो चुकी है मतलब वो नहीं है, अगर मान लो मैं अमृतसर की बात करूँ, अमृतसर के अंदर कोर्ट ऑफ सेशन की जो पोस्ट है वो वैकेंट है, उस टाइम वहां पर कोई भी सेशन जज नहीं है, उस केस के अंदर जब तक नेक्स्ट सेशन जज की अपॉइंटमेंट होती है उधर, उस केस के अंदर हाई कोर्ट जो है वो अरेंजमेंट करेगा कि लाइक अर्जेंट डिस्पोजल अर्जेंट एप्लीकेशन जो है वो फर्स्टली जो एडिशनल सेशन जज के पास जाएगी, सेकेंडली वो है सीजीएम के पास जाएगी।
बट एक वर्ड जब यूज होता है वो होता है कि इनएबिलिटी है। उस केस के अंदर जो है इनएबिलिटी है या एब्सेंस है, जिस बारे में मैं बात कर रही थी। इनएबिलिटी और एब्सेंस का मतलब होता है कि लाइक बिकॉज ऑफ सम रीजन जो सेशन जज है वो कोर्ट प्रोसीड नहीं कर सकते। लाइक एब्सेंस हो सकता है कि उन्हें मे बी किसी और रीजन की वजह से कहीं और जाना पड़ गया हो। इनएबिलिटी हो सकती है वो इल है 10-15 दिन के लिए, या फिर किसी और इनएबिलिटी की वजह से वो जो है वो कोर्ट में नहीं बैठ पा रही है। तो उन केसेस के अंदर जो अर्जेंट डिस्पोजल है, अर्जेंट जो एप्लीकेशन है, उनका डिस्पोजल जो है वो सेशन जज डिसाइड करता है कि किसके पास जाएगी। लाइक सेशन जज डिसाइड करता है कि एडिशनल सेशन जज के पास जाएगी, और देन अगर वो नहीं है तो सीजीएम के पास जाएगी। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया है कि अगर वैकेंट होती है पोस्ट तो हाई कोर्ट की पावर आती है, बट अगर एब्सेंस और इनएबिलिटी होती है तो सेशन जज खुद डिसाइड करता है कि लाइक एडिशनल सेशन जज के पास जाएगी। अब फिर देन उसके बाद अगर वो भी नहीं है तो सीजीएम के पास जाएगी। और इस सेक्शन में एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि लाइक कोर्ट ऑफ सेशन कहाँ बैठेगा, कोर्ट ऑफ सेशन कहाँ होगी, वो जो है सिटिंग कहाँ होगी वो डिसाइड करने की पावर जो वो हाई कोर्ट के पास दी गई है। ठीक है, बट अगर कोर्ट ऑफ सेशन को ये लगता है लाइक कि जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज एंड विटनेस के लिए ये जरूरी है कि कोर्ट ऑफ सेशन को कहीं और बैठना चाहिए, तो कोर्ट ऑफ सेशन जो विद द कंसेंट ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड अक्यूज्ड किसी और प्लेस पे भी बैठ सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब जो बच्चे मतलब जुडिशरी के एग्जाम्स दे रहे हैं उन्होंने ये जरूर देखा होगा कि जो जनरल कंट्रोल लाइक जनरल कंट्रोल ऑफ सीजीएम है, या फिर जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज है, या फिर जनरल कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट है, उन क्वेश्चंस के अंदर काफी कंफ्यूजन होती है। तो उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा मैंने डील करने की कोशिश की है, लाइक उन प्रोविजंस को। जैसे फॉर एग्जांपल जो एक डिस्ट्रिक्ट होती है उसमें जो जेएमआईसी है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1 और 2 है, वो सबसे नीचे होते हैं। देन उसके ऊपर जो सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, देन उनके ऊपर सीजीएम होती है, देन उनके ऊपर जो सेशन जज होते हैं, देन हाई कोर्ट होते हैं। तो अगर ये जो सेक्शन 10 सब सेक्शन 4 अगर आप पढ़ोगे उसमें ये लिखा होगा कि सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मतलब सीजीएम का तो जनरल कंट्रोल रहेगा। ठीक है, देन एवरी सब जुडिशियल every sub-divisional judicial magistrate shall also have and exercise such power of supervision and control over the work of the judicial magistrate in the subdivision as the high court may by general or specific order specify in this behalf। तो सीधी सी इस चीज के अंदर 2 या 3 बातें ये लिखी हुई है कि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है उनके काम के ऊपर सुपरविजन जो है उनका वो सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट करेगा, अगर वो बनाया हुआ है कोर्ट के अंदर कोई। देन सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो सुपरवाइज करेगा, कंट्रोल करेगा किसके काम को, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के काम को। बट जो सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है वो खुद भी सीजीएम के कंट्रोल जनरल सीजीएम के जनरल कंट्रोल के अंदर रहेगा। ये ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है कि एक हायरार्की होती है, लाइक जो बंदा नीचे है वो सबसे नीचे है, ठीक है, उससे ऊपर वाला उसको कंट्रोल करता है। देन जनरल कंट्रोल जो किसी और का रहता है, जनरल मतलब जनरल कंट्रोल, तो जनरल कंट्रोल जो है यहाँ पे सीजीएम का है। कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जनरल कंट्रोल हो सकता है कि सेशन जज का हो, क्योंकि एक कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर सेशन जज जो सबसे मेन होता है। बट जो याद करने वाली बात वो है वो यही है कि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है उसके वर्क को कंट्रोल किया जा रहा है, उसके वर्क को कंट्रोल कर कौन रहा है, पावर सारी की सारी दी गई है सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को। ठीक है, बट उसके बाद भी जो जनरल कंट्रोल है वो सीजीएम का है, ना कि सेशन जज का है। और जनरल कंट्रोल जो सीजीएम का है, और वो सब काम किसके जो है ऑर्डर से हो रहा है, जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर जो है वो हाई कोर्ट का है। तो कई बार ये भी पूछ रहे थे कि लाइक जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर किसका, हाई कोर्ट का है। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होकर करते हैं कि जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर में भी वो सेशन जज का करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सेशन जज का कोई रोल नहीं है स्पेसिफिक इस पॉइंट में। जनरल कंट्रोल है सीजीएम का, और जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर है हाई कोर्ट का, और पावर दी गई है सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को। किसके ऊपर दी गई है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के ऊपर। जो अभी हमने चीज पढ़ी वो ये पढ़ी कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के काम को सुपरवाइज कौन करेगा, वो तो हो गया। ठीक है, अब एक बात आती है कि लाइक जुरिस्डिक्शन कितना होगा एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का। जैसे अगर आपने कभी कोर्ट को विजिट किया है तो वहां पे क्या होता है कि लाइक 15 कोर्ट्स है, मान लो कि जैसे अमृतसर है, वहां की कोर्ट में 15 कोर्ट है। तो 4-5 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, सपोज 2 या 3 जो सीजीएम भी है वहां पे, 1 या 2, एक मान लो सेशन जज है, 2-3 एडिशनल सेशन जज है, एक आधा असिस्टेंट सेशन जज भी है वहां पे। तो उस केस में अब मैं जो सेक्शन 12 है उसमें ये बात कर रही हूँ कि लोकल जुरिस्डिक्शन क्या होगा एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का, हमें वो डिसाइड करना है। तो पहली सी बात जो है वो लोकल जुरिस्डिक्शन जो डिफाइन करेगा कौन, वो पावर किसके पास है, तो वो पावर जो सीजीएम के पास है।
मतलब सीजीएम के पास पावर है, सीजीएम डिफाइन करेगा कि कोर्ट नंबर 1 में जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है उनका एरिया इतना होगा, कोर्ट नंबर 2 में जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है मान लो उनका एरिया ये है, कोर्ट नंबर 3 में जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है उनका एरिया ये है। हो सकता है कि वो ये स्पेसिफाई कर ले कि कोर्ट नंबर 1 के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केसेस मिलेंगे, कोर्ट नंबर 2 में है उनको जो है वो लाइक कॉन्ट्रैक्ट के केसेस मिलेंगे, कोर्ट नंबर 3 में है जो उनको टीपीए के केसेस मिलेंगे। इस तरीके से भी डिसाइड कर सकते हैं वो। बट जो डिफाइन है लोकल लिमिट्स जो है एरिया की, वो तो डिफाइन करेंगे सीजीएम। लाइक ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि लाइक ये जैसे अगर मैं अमृतसर की बात करूं तो इतने एरिया में इनका जुरिस्डिक्शन है, मान लो इतने एरिया में इतना जुरिस्डिक्शन है, तो लोकल लिमिट्स जो है एरिया की वो तो सीजीएम डिफाइन करेंगे। बट जो है वो कंट्रोल किसका होगा, हाई कोर्ट का होगा। यहाँ पे भी यही कंफ्यूजन हो सकती है कि कंट्रोल में हम जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज में भी सिलेक्ट कर लें, बट कंट्रोल जो है वो हाई कोर्ट का होगा। डिफाइन कौन करेगा, सीजीएम करेगा। किसका करेगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का करेगा। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मतलब क्लास 1 और क्लास 2। एक चीज आपने भी नोटिस की होगी और मैंने भी नोटिस की है कि यहाँ पे सेशन जज को कोई भी पावर नहीं दी गई है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब भी हम हायरार्की की बात करते हैं ना तो हम अपने से ऊपर वाले को ही पावर दी जाती है। जैसे जेएमआईसी से ऊपर सीजीएम है तो सीजीएम डील करेगा इन सब बातों को। अब सीजीएम से रिलेटेड कोई काम होगा तो फिर सेशन जज डील करेगा। और ऑब्वियस सी बात है कि जनरल कंट्रोल जो है, जैसे अगर मैं कंट्रोल की बात करूँ तो वो हाई कोर्ट का ही रहने वाला है, चाहे वो कुछ भी हो। हाई कोर्ट का कंट्रोल रहेगा और काम जो है वो एक स्पेसिफिक ऑफिसर को दिया जाएगा। अब एक और ऐसा ही पॉइंट है, देखो हमने 3 चीजें डील करी हैं। सबसे पहले मैंने डील करी कि सुपरविजन कौन रखेगा काम के ऊपर, ठीक है। उस चीज के अंदर मैंने यही बोला कि सुपरविजन जो है वो सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अगर बनाया हुआ है तो वो रखेगा, बट जनरल कंट्रोल वहां पे सीजीएम का होगा और ऑर्डर जो है वो जनरल या स्पेसिफिक ऑर्डर है वो हाई कोर्ट का होगा। देन फिर सेकंड नंबर पे मैंने बात करी कि लोकल लिमिट्स कौन डिफाइन करेगा। मैंने यही बोला कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के लोकल लिमिट्स जो है वो सीजीएम डिफाइन करेगा, बट जनरल जो है कंट्रोल है वो हाई कोर्ट करेगा। अब हम तीसरे पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं जो है सबॉर्डिनेशन के बारे में। लाइक सबॉर्डिनेशन कौन किसका सबॉर्डिनेट होगा, तो ये कॉमन सेंस की सबको पता है, ऑब्वियस बात है कि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है वो सबॉर्डिनेट होते हैं सीजीएम की। मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सबसे नीचे हैं, अगर उस स्टेट के अंदर सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है तो वो हो जाएगा उससे ऊपर। बट अगर मान लो किसी में नहीं है, कईयों में नहीं होता सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सीधा होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उनके ऊपर होते हैं सीजीएम, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो ऑब्वियस ही बात है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है वो सबसे नीचे है, वो सबॉर्डिनेट है किससे, सीजीएम से। सबॉर्डिनेट है किसके, सीजीएम के। और बट सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द सेशन जज। ऑब्वियस ही बात है कि कोर्ट के अंदर सबसे मेन जो चीज है वो सेशन जज ही है, तो जनरल कंट्रोल जो है वो सेशन जज का होगा, बट सबॉर्डिनेट वो होंगे सीजीएम के। तो ये यहाँ पे जाके कुल मिला के जो है वो सेशन जज का रोल आया है कि सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द सेशन जज। जो जेएमआईसी है या जेएम1 है जेएम2 है वो सबॉर्डिनेट हो गए सीजीएम के, बट सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द सेशन जज। लास्टली जो सीआरपीसी थी और जो बीएनएसएस है उसमें एक डिफरेंस ये भी आया है कि स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सेक्शन में पहले सीआरपीसी में होता था कि टाइम लिमिट वहां पे डिफाइन थी कि 1 साल तक लाइक स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है वो अपॉइंट हो सकता है। देन फिर अगर करना हो तो दोबारा से लाइक कर सकते हैं, मतलब 1 साल के लिए हो सकता है। वहां पे 1 साल का टाइम पीरियड था, बट इस सेक्शन के अंदर 1 साल का टाइम पीरियड बिल्कुल हटा दिया गया है। सेकंड जो चेंज आया है सेक्शन के अंदर वो ये है कि जो सीआरपीसी थी उसके अंदर ये प्रोविजन नहीं था कि लाइक जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है वो किसे अपॉइंट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। वहां पे ये वाला पॉइंट नहीं था कि पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और इक्विवेलेंट। तो ये वाला पॉइंट है इस बीएनएसएस के अंदर ऐड किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एज इट थिंक्स फिट और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसपी और इक्विवेलेंट। अगर कहने का मतलब है कि एसपी के रैंक का जो पर्सन है, कम से कम एसपी जो पुलिस ऑफिसर है वो एसपी होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, उसके इक्विवेलेंट की पोस्ट का होना चाहिए। उससे जो है स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है। तो जो ये एसपी वाला पॉइंट है और जो 1 साल वाला पॉइंट है वो दोनों नए हैं। मतलब 1 साल वाला पॉइंट तो हटा दिया है और एसपी वाला पॉइंट जो है वो लेके आई है। दैट इज इनफ फॉर दिस। अगर आपको ये अच्छा लगी हो वीडियो या फिर इसमें कुछ कमी लगी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना, एंड अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू।